दोस्तों, केफल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें सभी टेंसों का संक्षिप्त में पहचानने का तरीका और उसके बनाने का तरीका दिया गया है। दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि ये बिगिनर्स के लिए है। एट अर्ली स्टेज आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, परंतु टेंस में किसी तरह की होने वाली गलतियों से बचने के लिए आपको टेंस का प्रयोग सीखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है ताकि वह पहचान सके कि कौन सा वाक्य किस टेंस में है और कैसे उसे बनाएंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, सब्जेक्ट जिसका हिंदी होता है कर्ता अर्थात डूअर, जिस वाक्य का एक्शन यानी वर्ब को जो करता है उसको डूअर अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब किसी भी वाक्य में जो कुछ भी होता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस चीज पर उस वर्ब को किया जाता है या जिस चीज पर वो एक्शन लागू होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात करने वाला सब्जेक्ट, जो चीज होता है वो वर्ब और जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट। आइए उदाहरण से समझते हैं। राम आम खा रहा है। दोस्तों, इस वाक्य में वर्ब क्या है अर्थात क्या हो रहा है, तो खाना हो रहा है। तो खाना हो गया वर्ब, यानी वर्ब इट हो गया। अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो एक्शन को करता है या करने वाला उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ एक्शन है खाना, कार्य हो रहा है खाना, और खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम, अर्थात राम सब्जेक्ट हो गया। और मैंने बताया था कि जिस पर वो क्रिया लागू है या जिस पर वो क्रिया किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो खाने का काम किस पर हो रहा है, यानी किसको खाया जा रहा है, तो आम को, आम ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह सब्जेक्ट राम हो गया, वर्ब इट हो गया और ऑब्जेक्ट मैंगो हो गया। इसके आगे दोस्तों ये भी समझना है कि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसे 3 पर्सन में बांटा गया है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अर्थात जो बोलता है यानी स्पीकर उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनता है या जिसको बोला जाता है वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है या जो कुछ बोला जाता है किसी के बारे में वो हो गया थर्ड पर्सन। अर्थात फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और अन्य चीजें। दोस्तों, इंग्लिश में 2 नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर से एक का बोध होता है और प्लूरल से एक से अधिक का बोध होता है। सिंगुलर का एग्जांपल देख लीजिए, ए डॉग यानी एक कुत्ता, ही यानी एक आदमी वह, मैं यानी आई एक आदमी, राम यानी थर्ड पर्सन एक आदमी। अब प्लूरल का एग्जांपल देखिए जिसका अर्थ होता है एक से अधिक। 2 डॉग्स, ध्यान दीजिए, 2 लगाए तो डॉग में एस ए एस जोड़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि यह प्लूरल हो गया। और आगे देखिए, राम एंड श्याम, चूंकि राम अकेला रहता तो सिंगुलर, परंतु राम एंड श्याम जब हो गया तो ये हो गया प्लूरल। दे मतलब एक से अधिक आदमी है इसलिए दे, ये भी प्लूरल। पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। तो इस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसे बनाने का क्या तरीका है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। शुरू हम लोग करते हैं प्रेजेंट से। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इसके पहचानने का तरीका होता है ता है, ते है, ती है, और इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसको कैसे पहचानेंगे वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, राम काम करता है, यहां सब्जेक्ट हो गया राम, करना हो गया वर्ब, और
काम हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट देंगे तो राम, फिर वर्ब देंगे, वर्ब यहाँ करना है जिसका होता है डू, तो डू देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है वर्क, तो इसलिए वर्क। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम डज द वर्क। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखिए, वे लोग आम खाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया वे, जो कि खाने वाला तो वे लोग हैं, हो क्या रहा है तो खाना हो रहा है, तो वो वर्ब हो गया, और खाते क्या है तो आम, यानी खाने की क्रिया आम पर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट हो गया दे, तो पहले दे लिखेंगे, फिर वर्ब, वर्ब है खाना तो इट लिखेंगे, और खाते किसको हैं तो आम को, इसलिए लास्ट में मैंगोज लिखेंगे। तो ये हो गया दे इट मैंगोज। अभी जो एग्जाम्पल बताए हैं उसमें आप देखे होंगे कि हम कहीं कहीं वर्ब में एस लगाते हैं। तो इसका ये रूल है, अगर प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ते हैं। एस तब जोड़ते हैं जब उस वर्ब का लास्ट लेटर कंसोनेंट हो, और ईएस हम तब जोड़ते हैं जब उस वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल हो। तो राम डज द वर्क, इसमें डू का लास्ट लेटर ओ होता है जो वॉवेल है, इसलिए इसमें ईएस जोड़ा गया है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ है कि अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना रहेगा तो हम एस या ईएस जोड़ेंगे, जबकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे डॉग सिंगुलर है, और जब उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस हम जोड़ते हैं, परंतु वर्ब यानी V1 अपने मूल रूप में प्लूरल होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है। चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए उस वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो ये जस्ट उल्टा है नाउन के। नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए, जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। ध्यान रखें। अब आगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा हो, उसको समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों तो इसमें इज एम आर का प्रयोग पहले समझ लेते हैं। एम का प्रयोग सब्जेक्ट आई के साथ होता है, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर किसी के साथ आर का प्रयोग होता है, जबकि ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। अब V4 क्या होता है तो V4 बोलते हैं वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं V4, यानी गो जो V1 होता है। गो में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा V4 अर्थात गोइंग। ठीक उसी प्रकार इट ये V1 हुआ, लेकिन जब इसमें आईएनजी हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा V4 यानी ईटिंग हो गया V4। इस तरह से जहां भी V4 रहेगा वहां वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, वह किताब पढ़ रहा है, लास्ट में रहा है, रही है लगा हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसका स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है पढ़ने वाला कौन है तो वह, तो ही हो गया सब्जेक्ट। फिर ही के साथ क्या आएगा इज आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसीलिए इज। अब V4 तो वर्ब क्या है यहाँ पढ़ना, जिसका इंग्लिश होता है रीड। तो हम क्या बोले थे V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो रीड प्लस आईएनजी यानी रीडिंग, तो हो जाएगा रीडिंग। अब पढ़ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ रहा है तो किताब को, तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको सही से बना दीजिए तो क्या हो जाएगा ही इज रीडिंग ए बुक। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, बात करने वाला कौन है वे लोग, तो सब्जेक्ट हो गया। कर क्या रहा है तो बात करता है, तो टॉक हो गया वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है तो मुझसे बात करता है, टॉक किसे करता है मुझसे, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले हम दे का प्रयोग कर दिए। अब दे के साथ क्या प्रयोग होता है इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे तो आर का। फिर उसके बाद V4 का तो टॉक का हो जाएगा टॉकिंग, और फिर हो जाएगा किससे तो मुझसे, तो टू मी। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा दे आर टॉकिंग टू मी। दोस्तों अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है,
ये हैं इत्यादि लगा रहेगा। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे ये समझ लेते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, अर्थात आई, यू, दे, वी, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वह घर गया है, लास्ट में यह लगा हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। राम काम कर चुका है, लास्ट में चुका लगा है तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। वे लोग आम ले चुके हैं, तो ले चुके हैं लास्ट में चुके हैं लगा हुआ है तो ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। राम और श्याम घर से आया है, लास्ट में यह है इसका मतलब ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट को पहचाने, फिर उसके साथ क्या प्रयोग होगा हैज या हैव, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरह से पहचान के इसको बनाएंगे। तब बनाइए। वह घर गया है, यहां से जाने वाला कौन है, वह सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा ही। अब ही के साथ हैज का प्रयोग होगा या हैव का, ही क्या है तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होता है तो हो जाएगा ही हैज। अब वर्ब क्या है, जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है गो, तो गो का V3 गॉन, तो ही हैज गॉन। कहाँ गया है तो घर गया है तो टू हाउस। दोस्तों V3 मतलब होता है किसी भी वर्ब का तीसरा रूप जो आपको किसी भी ग्रामर में वर्ब के रूप में मिल जाएगा। हर ग्रामर में वर्ब का 3 रूप 4 रूप दिया रहता है जिसमें आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से गो का V3 गॉन होता है, तो ये सेंटेंस हो गया ही हैज गॉन टू हाउस। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। राम काम कर चुका है, यहाँ हो क्या रहा है तो करना हो रहा है, क्या हो रहा है तो काम हो रहा है, कर कौन रहा है राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। तो राम, राम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, इसीलिए राम के साथ भी हैज का ही प्रयोग होगा, तो राम हैज। अब वर्ब क्या है करना, तो डू, डू का V3 डन होता है तो राम हैज डन। करता क्या है तो काम, काम का इंग्लिश होता है वर्क, तो राम हैज डन द वर्क। तीसरा, वे लोग आम ले चुके हैं, यहां पर आम लेना, लेना हो गया वर्ब, ले कौन रहे हैं तो दे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। पहले ही बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो इसीलिए हो गया दे हैव। अब वर्ब क्या है लेना, लेना का इंग्लिश होता है टेक, टेक का हो गया V3 टेकन, तो हो गया दे हैव टेकन। अब ले क्या रहे हैं आम, तो आम का इंग्लिश होता है मैंगोज, दे हैव टेकन मैंगोज। अब चौथा देखिए, राम और श्याम घर से आया है, यहां सब्जेक्ट क्या हो गया राम और श्याम। ध्यान रखिए राम और श्याम 2 आदमी है, इसीलिए ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हुआ, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा राम एंड श्याम हैव। वर्ब क्या है आना, कम का V3 होता है कम, तो राम एंड श्याम हैव कम फ्रॉम हाउस। इस तरह से दोस्तों सब्जेक्ट को पहचानिए, वर्ब को पहचानिए, ऑब्जेक्ट को पहचानिए और स्ट्रक्चर को याद रखिए। आप किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अब आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसको पहचानने का तरीका है, जिस वक्त के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, रहा है, रही है प्लस समय सूचक शब्द दिया रहे हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन, BEEN बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम वर्ड। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर टाइम वर्ड नहीं रहेगा तो फॉर और सिंस देने की जरूरत नहीं है, और जहाँ टाइम दिया हो वहाँ फॉर या सिंस का प्रयोग जरूर होगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। वह 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा है,
अंत में रहा है प्लस समय दिया हुआ है 2 घंटे से, अर्थात ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसके स्ट्रक्चर पर इसको बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, तो ही। अब आपको पता है कि ही के साथ हैज लगता है, चूंकि यह 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही हैज। उसके बाद बिन, फिर V4 यानी वर्ब पढ़ना है, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और उसका V4 हो जाएगा रीडिंग, तो ही हैज बिन रीडिंग। अब पढ़ क्या रहा है, तो किताब, तो हो जाएगा द बुक। अब देखिए टाइम वर्ड प्रयोग करना है, लेकिन उसके पहले फॉर या सिंस का प्रयोग होना चाहिए, तो फॉर या सिंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा फॉर प्लस टाइम वर्ड, तो टाइम है 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस पूरा, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम लोग 4 बजे से काम कर रहे हैं। यहाँ भी सब्जेक्ट वी हो गया, वी के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो हैव हो गया, फिर बिन, फिर यहाँ वर्ब है करना, तो डू का भी फॉर डूइंग, फिर द वर्क ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस प्लस टाइम क्या है 4 बजे से, इसीलिए 4 o'clock। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस 4 o'clock। अब सवाल उठता है कि सिंस या फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो दोस्तों संक्षिप्त में समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के पहले। तो सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का प्रयोग कब होगा, इसका डिटेल हम बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप वह वीडियो जरूर देखें और फॉर और सिंस के प्रयोग को अच्छी तरह समझ लें। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इस क्रम में सबसे पहले सिंपल पास्ट। दोस्तों सिंपल पास्ट को ही पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। पहचानने का तरीका, या, ये, ता था, ते थे, ती थी इत्यादि। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्ब का 4-5 रूप होता है जो टेंस के हिसाब से बदलता है, उसे आप याद रख लीजिए, ये आपको किसी भी ग्रामर में मिल जाएगा। तो सिंपल पास्ट में हम V2 का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने राम से मिला या मैं राम से मिलता था, दोनों ही वाक्य एक ही टेंस में है पास्ट सिंपल में। मैं राम से मिला लास्ट में आ आता है, या मैं राम से मिलता था लास्ट में ताता है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर बताए सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट खोजिए, मिलता कौन है, मैंने या मैं, तो सब्जेक्ट हो गया आई, तो पहले लिखेंगे आई। अब वर्ब का दूसरा रूप, यहाँ वर्ब क्या है, हो क्या रहा है, तो मिलने का काम हो रहा है, तो मिलना का होता है मीट, मीट का V2 होता है मेट, तो आई मेट। अब ऑब्जेक्ट, तो मिलता किससे है, यानी मिलने का जो काम हो रहा है किससे हो रहा है, किस पर हो रहा है, तो राम से, तो राम हो गया ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा राम, तो सेंटेंस हो जाएगा आई मेट राम। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने आम खाया या वह आम खाता था। इसके लास्ट में भी देखिए या है या ताथा है, तो दोनों ही वाक्य पास्ट सिंपल में है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही, वर्ब हो गया खाना जिसका V2 होता है एट, और ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो, क्योंकि आम को ही खाया जाता है इसीलिए मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही एट ए मैंगो। अब आगे पास्ट इम्परफेक्ट। दोस्तों इसका पहचानने का तरीका है रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वाज का प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट वी, दे, यू 3rd पर्सन प्लूरल नंबर हो तो वेयर का प्रयोग होगा। और V4 के बारे में आपको बता ही चुके हैं, वर्ब में ING लगेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम और मोहन बाजार जा रहे थे। दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट है राम और मोहन, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, चूंकि राम और मोहन 2 व्यक्ति है, तो सब्जेक्ट हो गया राम एंड मोहन। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वाज का प्रयोग होगा नहीं,
किसका प्रयोग होगा? वेयर का। तो क्या हो जाएगा? राम एंड मोहन वेयर बाजार जा रहे थे। वर्ब है जाना, जिसका विभर होता है गोइंग। तो राम एंड मोहन वर गोइंग टू मार्केट। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा राम एंड मोहन वर गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं कल राम से बात कर रहा था। लास्ट में रहा था है तो पास्ट इम्परफेक्ट में हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, चूंकि बात करने वाला आई है। और किससे बात कर रहा था? तो राम से, तो राम ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई के साथ लगता है वाज, तो आई वाज भर हो गया टॉक का भी फॉर टॉकिंग टू राम। तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा? आई वॉज टॉकिंग टू राम यस्टरडे। अब दोस्तों पास्ट परफेक्ट, जिस वाक्य के अंत में या था, ये थे, ये थी, चुका था, चुके थे इत्यादि लगा हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कहेंगे। और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, HAD हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, वह घर गया था या वह घर जा चुका था। इसका कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट पहले खोजिए। तो सब्जेक्ट कौन है? तो वह तो ही हो गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, चूंकि लास्ट में चुका था है या था है, तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में? हैड। फिर उसके बाद V3 वर्ब यहाँ क्या है? जाना। तो जाना का होता है गो का V3 होता है गॉन, तो गॉन। कहाँ गया था? तो घर, टू हाउस। तो क्या हो जाएगा? वह घर गया था का पूरा हो जाएगा ही हैड गॉन टू हाउस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग मुझे किताब दिए थे। यहाँ वर्ब देना है, देने वाला कौन है? वे लोग। तो वे लोग हो गए सब्जेक्ट, और किसको दे रहे हैं किताब? तो मुझे, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दे, फिर हैड, फिर वर्ब का तीसरा रूप यानी गिव का गिवन, फिर ऑब्जेक्ट किसको दिए थे? मुझे, तो मी। और क्या दिए थे? तो बुक्स, तो उसके बाद बुक्स। तो पूरा सेंटेंस कैसे हो जाएगा? दे हैड गिवन मी बुक्स। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, या रहा था, रहे थे, रही थी प्लस समय सूचक शब्द लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ यही अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है और पास्ट परफेक्ट में उसके बदले हैड लगेगा। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यह किताब पढ़ता रहा था। लास्ट में ता रहा था लगा हुआ है, इसीलिए यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो स्ट्रक्चर पर बैठा दीजिए, सब्जेक्ट खोजिए। सब्जेक्ट क्या है? तो आई, फिर उसके बाद हैड बीन, फिर V4 रीड वर्ब है तो V4 हो जाएगा रीडिंग, प्लस ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा था? किताब, द बुक। अब इसको पूरा बना दीजिए, आई हैड बीन रीडिंग द बुक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह 2 दिनों से काम कर रहा था। सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, तो हो जाएगा ही। फिर उसके बाद हैड बीन। अब वर्ब यहाँ करना है तो हो जाएगा V4, तो हो जाएगा करना का V4 यानी डू का V4 डूइंग। फिर कर क्या रहा था? तो काम हो गया ऑब्जेक्ट। अब समय सूचक शब्द है 2 दिन से, तो हमको फॉर या सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा फॉर प्लस समय सूचक शब्द है 2 दिन से, तो फॉर 2 days। अब सेंटेंस पूरा कैसे हो जाएगा? ही हैड बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 days। अब फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट।
शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, परंतु विल का प्रयोग यू, दे, ही, सी, इट एंड एनी अदर थिंग्स के साथ होता है। यानी आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको सहायता करूंगा, तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर सिंपल में। अब सब्जेक्ट क्या है, तो आई लिख दिए। आई के साथ क्या प्रयोग होता है, तो सेल का होता है, तो सेल लिख दिए। और वर्ब क्या है, सहायता करना है यानी हेल्प, तो हेल्प कर देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको हेल्प करेगा, तो यू को, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई शैल हेल्प यू। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग मेरे घर आएंगे। यहां सब्जेक्ट हो गया वे लोग यानी दे के साथ प्रयोग होता है विल का, तो दे विल। वर्ब है आना, तो कम, तो दे विल कम। कहाँ आएंगे, तो मेरे घर, तो माई हाउस। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, दे विल कम टू माई हाउस। राम मैच जीत जाएगा। यहां सब्जेक्ट हो गया राम, राम के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राम विल। वर्ब है जीतना, जिसका इंग्लिश होता है विन, तो विन। और क्या जीतेगा, तो मैच, तो मैच हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, राम विल विन द मैच। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं। दोस्तों किसी भी वाक्य को जोरदार बनाने के लिए या किसी को प्रॉमिस करने के लिए या ऑर्डर देने के लिए या धमकी देने के लिए जब इस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में जिस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है उसके साथ विल का प्रयोग कर देंगे, और जहां विल का प्रयोग होता है उसके साथ शैल का प्रयोग कर देंगे। अब आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस काम को अवश्य करूंगा या मैं इस काम को करूंगा ही। ये वाक्य इम्फैटिक सेंटेंस है, यानी इस पर हम जोर दे रहे हैं। तो जहां जोर देंगे वहां क्या हम बताए थे कि जहां शैल का प्रयोग होता है वहां विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, परंतु इस सेंस में, इस अर्थ में यहां आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, उसके साथ प्रयोग होना चाहिए शैल का, परंतु यह वाक्य जोरदार है, इस वाक्य पर हम जोर दे रहे हैं, तो इसीलिए इस वाक्य में आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब करना है, इसीलिए डू। और क्या करेंगे, तो काम, तो दिस वर्क। तो इसका पूरा हो जाएगा आई विल डू दिस वर्क। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम वहां अवश्य जाओगे या तुम वहां जाओगे ही। यह सेंटेंस आदेशात्मक है, यानी इस वाक्य से हम आदेश देते हैं। तो चूंकि वाक्य आदेशात्मक है, इसीलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, शैल विल के प्रयोग में अंतर कर देंगे। तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन यह वाक्य आदेशात्मक है, यानी इससे आदेश दे रहा है, तो इसीलिए हम यहां पर यू के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यू शैल गो देयर। यहां विल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर वह मेरा काम नहीं किया तो मैं उसे पीटूंगा। यह एक तरह से धमकी है, तो यहां भी हम आई के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा वाक्य, इफ ही डज नॉट डू माई वर्क आई विल बीट हिम। अब आगे दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, लगा हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, वह कल इस समय खेलता रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ वह है, तो ही के साथ विल का प्रयोग होता है, इसीलिए विल प्लस बी, फिर V4 यानी खेलना है, तो प्ले का V4 प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम। आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हम लोग अभी तक टेंस और यूजेज ऑफ टेंस सीख चुके हैं।
अभी हम लोग सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यहाँ दो वर्ब है, एक इज और एक गोइंग। तो जो कार्य हो रहा है वह मेन वर्ब होता है, तो यहाँ जाने का काम होता है, इसीलिए गोइंग मेन वर्ब हुआ। और जो मेन वर्ब के सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ इज गोइंग का सहायता करता है, इसीलिए इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों, इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म HV और मेन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म MV का प्रयोग हम करेंगे। अब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल्स। दोस्तों ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसका एग्जाम्पल है टू बी, टू डू, टू हैव। दोस्तों, यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के वीडियो में मैं इसका विस्तृत व्याख्या किया हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और इसके क्या क्या फॉर्म होते हैं। यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूं। टू बी का फॉर्म होता है इज MR प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, और फ्यूचर में सेल और विल के बाद बी आता है। उसी तरह टू डू का भी फॉर्म होता है प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड और V3 में डन, फ्यूचर में तो सेल और विल के बाद डू का प्रयोग होता ही है। ठीक उसी प्रकार हैव का भी V1 हैव या हैज, V2 हैड और V3 हैड, फ्यूचर में सेल या विल के बाद हैव का प्रयोग होता ही है। दोस्तों, यहाँ जो मैं बताया हूँ उसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सेल और विल यह मॉडल होता है, यानी यह हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हुआ। तो इसके बाद जब भी या तो बी का प्रयोग हो, या तो डू का प्रयोग हो, या तो हैव का प्रयोग हो, उस समय ये सब मेन वर्ब के रूप में होगा, क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होता है। अब आगे, अब मॉडल के बारे में देखिए। दोस्तों, मॉडल्स का एग्जाम्पल होता है सेल, विल, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, माइट, ought to, etc. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चंस, दूसरा यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सेंटेंस में WH वर्ड जुड़ा रहता है। WH वर्ड क्या है? तो ऐसा वर्ड जिससे क्वेश्चंस किया जाता है, जैसे when WHEN, what WHAT, why WHY, etc. इसे WH वर्ड कहते हैं। जिस सेंटेंस में इस वर्ड का प्रयोग किया जाए वह WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा यस नो क्वेश्चंस। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब या तो यस या तो नो में दिया जा सकता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या आप खाएंगे? तो इसका जवाब या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा, तो इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? इसका भी जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा, तो इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब दोस्तों आइए इन तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज ईटन ए मैंगो, सब्जेक्ट ही हो गया, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, इट हो गया मेन वर्ब और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। अर्थात इसमें WH वर्ड या नॉट इस सब का प्रयोग नहीं होता है। अब निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, एक ही बात ध्यान में रखिए, जब भी सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहला उसके बाद प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए,
ही हैज नॉट ईटन ए मैंगो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज के बाद हम नॉट का प्रयोग कर दिए। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में पहले यस नो क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो टेंस रहेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसी सेंटेंस का जो पहले एग्जांपल दिया हूं उसी का हम यस नो इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? चूंकि उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज था, तो हैज को हम पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज ही ईटन ए मैंगो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या वह आम खाया है? अब WH क्वेश्चंस देखते हैं, यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर यस नो क्वेश्चन का होता है उसी में पहले WH वर्ड लगा देंगे। अर्थात इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाई हैज ही ईटन ए मैंगो। यहाँ देखिए WH वर्ड वाई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हुआ स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का। दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, अर्थात वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा और उसमें नॉट का भी प्रयोग लगता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अब सवाल ये होता है कि नॉट का प्रयोग कभी कभी सब्जेक्ट से पहले भी होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ, और कभी कभी सब्जेक्ट के बाद भी होता है। जैसे इसी वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट ईटन ए मैंगो। अब इसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कब? जब नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से हम पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैजंट ही ईटन ए मैंगो। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसका प्रयोग करना अनिवार्य है। हम ये नहीं कह सकते हैं हैज नॉट ही ईटन ए मैंगो, ऐसा नहीं कहेंगे। जब भी सब्जेक्ट से पहले अगर हम प्रयोग करते हैं नॉट का हेल्पिंग वर्ब के साथ तो हैजंट होगा, हैजंट ही ईटन ए मैंगो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाई हैजंट ही ईटन ए मैंगो। दोस्तों यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किए हैं, इसीलिए हैज और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैजंट का प्रयोग किए हैं और वैसे ही लिखना भी है। परंतु अगर हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो ऐसे होगा, व्हाई हैज ही नॉट ईटन ए मैंगो। यहाँ पर बोलेंगे भी अलग अलग और अलग अलग लिखेंगे भी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस सही है। परंतु ध्यान रहे अगर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ तो दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप का ही प्रयोग होगा। अब आगे दोस्तों जो मैं तरीका बताया हूँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग या इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, यह हर टेंस के लिए लागू है। परंतु आपके मन में सवाल तब आएगा या आपको प्रॉब्लम तब होगी जब आप प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट सिंपल के लिए और पास्ट सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस V2, अर्थात ये दोनों V1 और V2 जो है मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में डू का प्रयोग करेंगे और पास्ट में डिड का। ध्यान ये रखना है कि जो भी मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन करते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस जोड़ते हैं या पास्ट सिंपल में वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं, ये बदलाव जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में होगा, यानी वो बदलाव एस या ईएस हेल्पिंग वर्ब में जुड़ेगा।
या दूसरा रूप पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का होगा और जो मेन वर्ब रहेगा वो अपने ओरिजिनल रूप में रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ही गोज टू स्कूल। चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है और इसमें वर्ब में ईएस लगा हुआ है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ध्यान दीजिए, जो ईएस गो में लगा था वो ईएस हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब में लगा दिए और उसके साथ नॉट का प्रयोग कर दिए, और जो गो था मेन वर्ब वो अपना ओरिजिनल रूप में आ गया। ये था प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल। अब पास्ट सिंपल का एग्जांपल देखिए, ही वेंट टू स्कूल। ये पास्ट में था, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ डू का V2 डिड होता है, इसीलिए डिड का प्रयोग हुआ है, और जब डिड का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका है यानी पास्ट अपना रूप यहाँ पर दिखा चुका है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आता है वो अपना ओरिजिनल रूप में रहता है, यानी वेंट के बदले वहां हम गो का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों अब दो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। देखिए, व्हाट डू यू से टू हिम। तुम उसे क्या कहते हो। चूंकि WH क्वेश्चन है तो व्हाट का प्रयोग कर दिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, इसीलिए हम डू का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब किए हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, फिर मेन वर्ब से आ गया, फिर ऑब्जेक्ट हिम आ गया। तो क्या हो गया, व्हाट डू यू से टू हिम। अब इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नॉट से टू हिम। मैं बता चुका हूं आपको कि नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी। अंतर यही है कि सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तो दोनों का संक्षिप्त रूप जो होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डोंट यू से टू हिम, और अगर सब्जेक्ट के बाद रखते हैं तो वही हो जाएगा, व्हाट डू यू नॉट से टू हिम। अब पास्ट सिंपल का देखिए, व्हाट डिड यू से टू हिम। चूंकि यहाँ डू का पास्ट रूप होता है डिड, तो डिड का प्रयोग यहाँ कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट से पहले, इसीलिए मेन वर्ब जो से है वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गया यानी V1 में आ गया। फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखिए, व्हाट डिड यू नॉट से टू हिम। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किए हैं इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट डिडंट यू से टू हिम। तो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, क्या वह प्रतिदिन सुबह में टहलता है। ये प्रेजेंट सिंपल का है तो हम क्या प्रयोग कर देंगे, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग डेली। दोस्तों यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किए हैं। तो चूंकि यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है इसीलिए प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो अपने मन से लेना पड़ता है डू। तो चूंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, जिसके साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं मेन वर्ब में, इसीलिए डू में यहाँ एस लगा के सब्जेक्ट से पहले रखे हैं। क्या हुआ इसका, डज ही वॉक इन द मॉर्निंग डेली। दूसरा, वह क्यों 2 दिनों से टहलता है। दोस्तों ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, वाई हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 2 days। तीसरा देखिए, वह क्यों इस किताब को पढ़ रहा है। यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसका क्या हो जाएगा, वाई इज ही रीडिंग दिस बुक। फोर्थ देखिए, राम मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा इसका, वाई डज राम नॉट नो मी और वाई डजंट राम नो मी। दोस्तों यहाँ ये बात ध्यान दीजिए, ये वाक्य लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में परंतु इसका अनुवाद प्रेजेंट सिंपल में होगा। क्यों, यहाँ जो वर्ब पहचानना है उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब पांचवा, हम लोग उसे 4 सालों से नहीं पहचान रहे हैं। ये भी उसी तरह का वर्ब है और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट या वी हैवंट नोन हिम फॉर 4 years। जब नॉट का प्रयोग हैव के साथ संक्षिप्त रूप करते हैं तो उसका उच्चारण हैवंट होता है। नंबर 6, क्या वे लोग दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज हेल्पिंग वर्ब इजम आर होता है तो इसका क्या हो जाएगा,
आर दे स्टैंडिंग एट द डोर, क्योंकि यह यस नो क्वेश्चन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किए हैं। नंबर 7 देखिए, वह कहाँ क्रिकेट खेलता था या वह कहाँ क्रिकेट खेला। दोस्तों ये पास्ट सिंपल में है और WH क्वेश्चन है, इसीलिए इसे क्या करेंगे, पहले WH क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो चूंकि यहाँ पास्ट सिंपल है इसीलिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होगा। तो क्या हो गया, WH क्वेश्चन वेयर, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो सेंटेंस हो जाएगा वेयर डिड ही प्ले क्रिकेट। नंबर 8 देखिए, कैसे राम और श्याम क्रिकेट खेल रहा था। ये भी WH क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ वेयर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों यहाँ वेयर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट राम एंड श्याम हो गया जो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। 9, कब वह यह फिल्म देख चुका था। दोस्तों इस वाक्य को पास्ट सिंपल में बनाना चाहिए, तो उस हिसाब से इसका हो जाएगा व्हेन डिड ही वॉच द फिल्म, परंतु बहुत लोग इसे पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन हैड ही वॉच द फिल्म। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, कुछ स्पेशल वाक्य के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग इस तरह के वाक्य देख के कंफ्यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ। दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और इसमें मेन वर्ब डू है, तो चूंकि इंट्रोगेटिव या निगेटिव में मैं क्या बताया हूँ, प्रेजेंट सिंपल में डू का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है और यहाँ मेन वर्ब भी डू है, तो हम डू का प्रयोग 2 बार करते हैं अलग अलग स्थानों पर, इसलिए लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, पहले WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड, तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है तो हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई, फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, डू, तो डू। सेंटेंस कैसे बोलेंगे, व्हाट डू आई डू। जब सब्जेक्ट के पहले जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के बाद जो डू है वो मेन वर्ब है, इसे ध्यान रखें। उसी तरह पास्ट सिंपल में वे लोग क्या किए, ये भी WH क्वेश्चन है, तो पहले WH वर्ड, तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये पास्ट में है तो मैं बता चुका हूँ, पास्ट सिंपल में जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना हो तो डिड होता है, तो व्हाट के बाद डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे लोग तो दे आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, करना, यानी डू, तो डू। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट डिड दे डू, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब और डू मेन वर्ब। वह क्यों उससे बात करेगा। दोस्तों यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ क्या, वह, लेकिन WH क्वेश्चन है तो पहले WH वर्ड, तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग यहाँ क्या है, फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेल या विल, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या प्रयोग होता है, विल का, इसीलिए WH वर्ड के बाद विल, तो क्या हो जाएगा, वाई विल, फिर सब्जेक्ट तो ही, फिर मेन वर्ब बात कर रहे हैं तो टॉक, तो किससे, तो उससे, तो टू हिम, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस पूरा, वाई विल ही टॉक टू हिम। दूसरा देखिए, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, ये भी फ्यूचर सिंपल में है, WH क्वेश्चन है तो पहले WH वर्ड, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल, चूंकि आई के साथ सेल का प्रयोग होता है तो वाई सेल, फिर सब्जेक्ट तो आई, फिर वर्ब तो रीड, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वाई सेल आई रीड। दोस्तों सेंटेंस है मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव किस तरह का है, तो WH क्वेश्चन है तो पहले WH वर्ड, तो हो गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सेल हो जाएगा क्योंकि आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। अब निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हम 2 जगह कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट से पहले या तो सब्जेक्ट के बाद। तो अगर सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो सेल के साथ नॉट ऐड हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है शांट, और अगर सब्जेक्ट के बाद रखेंगे तो हो जाएगा नॉट, और फिर वर्ब है तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई सेल आई नॉट रीड। अगर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तब, अगर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई शांट आई रीड। दोस्तों
ये तरीका था सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है उससे आप सभी तरह के वाक्यों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस हिंदी में दे रहे हैं जिसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जो टेंस पर आधारित होगा। सबसे पहले दोस्तों उस वाक्य को आप लिख लीजिए। इसके बाद जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे उसे कंपेयर करिए। ये आपका असेसमेंट होगा कि आपने टेंस के बारे में कितना समझा। दोस्तों, ये मेरा सजेशन है कि ये बनाने से पहले आप अच्छी तरह मेरा अपलोड किया गया वीडियो जो टेंस के प्रयोग के बारे में दिया गया है उस सारे वीडियो को अच्छी तरह समझ लें और जो टेंस हमने बताया है कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, वो भी समझ लें। परंतु जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो यूएज ऑफ टेंस को अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके यूज के आधार पर निर्धारित करना बेहतर होता है। इससे आपकी गलतियां कम होगी, आप गलतियां नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस क्रम में हम आगे आपको सेंटेंस बताते हैं। सेंटेंस लिखिए। वह प्रतिदिन टहलता है। दूसरा, वह 2 दिनों से टहलता है। तीसरा, वह इस किताब को पढ़ रहा है। चौथा, राम मुझे अच्छी तरह पहचान रहा है। पांचवा, हम लोग उसे 4 सालों से पहचान रहे हैं। छठा, वे लोग दरवाजे पर खड़े हैं। सातवां, सभी लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठे हैं। आठवां, मैं अमेरिका 2 बार गया हूँ। नौवां, तुम लोग अपना हिस्सा ले चुके हो। 10वां, वह बचपन से बीमार है। 11वां, मैं पिछले सोमवार को कार खरीदा हूँ। 12वां, वह क्रिकेट खेलता था या वह क्रिकेट खेला। 13वां, यही उचित समय है कि हम लोग उससे बातें करें। 14वां, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहा है। 15वां, वह यह फिल्म देख चुका था। 16वां, राम के बोलने से पहले मैं बोल चुका था। 17वां, वे लोग अगले साल परीक्षा पास करेंगे। 18वां, तुम उससे कल मिलोगे ही। 19वां, वे लोग सोमवार से काम करते रहेंगे। 20वां, शाम होने से पहले वह आ चुकेगा या शाम होने से पहले वह आ गया होगा। तो दोस्तों, अब इसे गौर से देखिए। वह प्रतिदिन सुबह में टहलता है, लास्ट में ता है और ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर बना देंगे ही वर्क्स इन द मॉर्निंग डेली। दूसरा देखिए, वह 2 दिनों से टहलता है। दोस्तों, यहाँ गौर कीजिए, इस वाक्य के अंत में भी ता है लगा हुआ है, परंतु ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हम उस कार्य के लिए करते हैं जो डेली या बार बार या हैबिचुअल हो। लेकिन इस सेंटेंस से पता चलता है कि टहलने का काम 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। तो इसीलिए यूज ऑफ टेंस जब पढ़ेंगे हम तो इस तरह के वाक्य के लिए प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 डेज। अब तीसरा देखिए दोस्तों, वह इस किताब को पढ़ रहा है, लास्ट में रहा है रही लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, तो इसका हो जाएगा ही इज रीडिंग दिस बुक। चौथा देखिए, राम मुझे अच्छी तरह पहचान रहा है। दोस्तों, ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, परंतु इसमें जो वर्ब है वह पहचानना है, अर्थात नो, KNOW नो, मतलब जानना या पहचानना। तो जब आप यूज ऑफ टेंस पढ़ेंगे तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। वो सारे वर्ब का लिस्ट वहाँ दिया हुआ है, उसके बारे में आप समझ लें। यानी ऐसा वर्ब जिसमें मूवमेंट नहीं हो, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, उसका प्रयोग हम जनरली प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं करते हैं। तो नो मतलब ही होता है जानना या समझना, जो एक मेंटल एक्टिविटी है, और इस तरह के वर्ब को स्टेट वर्ब कहते हैं,
इसीलिए इस नो का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो इस तरह के वर्ब को जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करना हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करके प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा राम नोज मी वेरी वेल। अब आगे देखिए पांचवा, हम लोग उसे 4 सालों से पहचान रहे हैं। दोस्तों वर्ब वही है और यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मैं इसके संबंध में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब इस तरह के वर्ब का प्रयोग हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना पड़े तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करके उसके बदले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा वी हैव नोन हिम फॉर 4 years। अब आगे, वे लोग दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों देखने से ये वाक्य लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, चूंकि लास्ट में ए है लगा हुआ है, परंतु जब आप सेंटेंस का प्रयोग पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि जो कार्य वर्तमान समय में या बोलते वक्त जारी हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस वाक्य से क्या पता चलता है? खड़ा होने का काम जारी है, इसीलिए इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। दोस्तों इस तरह के वाक्यों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? दे आर स्टैंडिंग एट द डोर। अब आगे देखिए, सभी लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठे हैं। दोस्तों ये वाक्य भी उसी तरह का है, देखने में लगता है प्रेजेंट परफेक्ट का, परंतु आप इस वाक्य का अर्थ समझिए तो क्या कह रहा है? बैठने का काम जारी है, इसीलिए इसका भी प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑल आर सिटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव चेयर्स। अब आठवां देखिए, मैं अमेरिका 2 बार गया हूँ। दोस्तों इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, जाने का इंग्लिश गो होता है, परंतु जहां अर्थ ये हो कि जाके आ चुका हो या वहां जाके समय बिता के आ चुका हो या वहां घूम चुका हो, तो उसके लिए हम गो का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर बिन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य को ऐसे कहना चाहिए था, मैं अमेरिका 2 बार होके आ गया हूँ। एक्चुअल सेंटेंस का सेंस ये है, तो इसीलिए यहाँ गो का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी अंतर है जिसे बहुत लोग नहीं समझते हैं, परंतु आप इसे समझें। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं राम दिल्ली गया है, इसका मतलब यह है कि राम दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। और जब आप ये कहते हैं कि राम दिल्ली 2 बार गया है, इसका मतलब ये हुआ राम दिल्ली में है, ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु आप कहना ये चाह रहे हैं कि राम दिल्ली 2 बार घूम चुका है, 2 बार आ चुका है, वहां जा चुका है, वहां देख चुका है। तो जब जाके आने के बाद हो या घूम आने के बाद हो, अर्थात वहां विजिट कर चुकने के बाद हो, तो उस सेंस में हम बिन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझे। जो भी हिंदी स्पीकिंग एरिया में रहते हैं या हिंदी माध्यम से पढ़े हैं उसे इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो इसे दूर कर लीजिए। आई हैव बीन टू अमेरिका ट्वाइस, ये नहीं कहेंगे आई हैव गॉन टू अमेरिका ट्वाइस, ये गलत हो जाएगा। तुम लोग अपना हिस्सा ले चुके हो, लास्ट में चुके हो है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको बना दीजिए यू हैव टेकन योर शेयर। अब 10वां देखिए, वह बचपन से बीमार है। दोस्तों ये वाक्य का अर्थ ये हुआ कि बीमार होने का काम शुरू हुआ बचपन में और वो अभी भी है, इसीलिए इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड। दोस्तों यहाँ जो बिन का प्रयोग हुआ है, ये बिन बी का V3 है। बीमार होना, होना क्या इंग्लिश होता है बी, उसी का V3 बिन है यहाँ, इसीलिए ही हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड। अब 11वां देखिए, मैं पिछले सोमवार को कार खरीदा हूँ। दोस्तों ये सेंटेंस देखने से लगता है प्रेजेंट परफेक्ट का है, परंतु ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में प्रयोग है पिछले सोमवार को, जो पास्ट इंडिकेटिंग टाइम है। तो जैसे ही हम पास्ट इंडिकेटिंग टाइम का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसमें दिए गए टाइम के अनुसार निर्धारित होता है। तो टाइम दिया हुआ है पास्ट इंडिकेटिंग लास्ट मंडे, इसीलिए इसको हम पास्ट सिंपल में प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई बाउट ए कार लास्ट मंडे। अब 12वां देखिए, वह क्रिकेट खेलता था या वह क्रिकेट खेला, दोनों ही पास्ट सिंपल में है, तो इसका हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट। यही उचित समय है कि हम लोग उससे बातें करें। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे मैं ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो में बता चुका हूं कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं या कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं
जिसके बाद अगर क्लाउज का प्रयोग हो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करना हो तो हमेशा वह वर्ब पास्ट सिंपल में होगा यानी V2 का प्रयोग होगा। जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम, एज इफ, एज दो, etc। चूंकि इट इज़ प्रॉपर टाइम लगा हुआ यही उचित समय है, इसका हो जाएगा इट इज़ प्रॉपर टाइम। उसके बाद क्लाउज है कि हम लोग उससे बातें करें तो इसको हम बना देंगे पास्ट सिंपल में, तो क्या हो जाएगा इट इज़ प्रॉपर टाइम वी टॉक टू हिम। अब 14वां देखिए, राम एंड श्याम क्रिकेट खेल रहा था। दोस्तों यहाँ राम और श्याम दो आदमी हो गया, प्लूरल हो गया, इसीलिए इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा राम एंड श्याम वेयर प्लेइंग क्रिकेट। 15वां देखिए, वह यह फिल्म देख चुका था। दोस्तों अगर आप यूज ऑफ टेंसेस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल प्रयोग नहीं होता है। अगर आप यूज ऑफ टेंसेस देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सिंगल सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे ये पता नहीं चले कि यह एक्शन पास्ट ऑफ द पास्ट हो। तो यहाँ इससे ये पता नहीं चलता है कि यह एक्शन अर्थात फिल्म देखने का काम पास्ट ऑफ द पास्ट में हुआ है, इसीलिए इसके लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करना बेहतर होगा। तो इसका हो जाएगा ही वॉच्ड द फिल्म। इसे ही हैड वॉच्ड द फिल्म भी बहुत लोग कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उचित ये होगा ही वॉच्ड द फिल्म। अब 16वां देखिए, राम के बोलने से पहले मैं बोल चुका था। यहाँ देखिए दो क्लाउज है, एक राम का बोलना और दूसरा मेरा बोलना, मैं बोल चुका था। तो मैं बताया था यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट में कि जब पास्ट में कोई घटना होती है और उससे पहले अगर कोई दूसरी घटना होती है तो जो घटना पहले हुई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का और जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट सिंपल का। तो इसे देखिए कैसे बनेगा, आई हैड स्पोकन बिफोर राम स्पोक। 17वां देखिए, वे लोग अगले साल परीक्षा पास करेंगे। लास्ट में गागेगी है तो ये सिंपल फ्यूचर का है, तो इससे हो जाएगा दे विल पास द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। 18वां देखिए, तुम उससे कल मिलोगे ही। दोस्तों यह जोर दे रहा है। तो मैं बताया था कि जब फ्यूचर सिंपल में अगर वाक्य पर जोर देना हो या किसी से प्रॉमिस करना हो या किसी को आदेश देना हो या किसी को धमकी देना हो तो उस स्थिति में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं, परंतु उसमें जिस सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होना चाहिए उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे और जिसके साथ विल का प्रयोग होना चाहिए उसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वाक्य पर जोर दे रहे हैं इसीलिए यू के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जनरली यू के साथ प्रयोग होता है विल का, परंतु वाक्य को जोरदार होने के कारण हम यू के साथ सेल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा यू सेल मीट हिम। 19वां देखिए, वे लोग सोमवार से काम करते रहेंगे। दोस्तों ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। साधारणतया इस टेंस का प्रयोग यूज में नहीं आता है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब इस तरह के वाक्य का प्रयोग हो तो इस तरह के वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग कभी नहीं होता है। सिंस के बदले हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रॉम का। तो इसका क्या हो जाएगा दे विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मंडे। अब 20वां देखिए, शाम होने से पहले वह आ चुकेगा या वह आ गया होगा। दोस्तों ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर परफेक्ट का जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो क्लाउज प्रयोग होता है वो क्लाउज या तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है या प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ इसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग बेहतर होगा। तो क्या हो जाएगा ही विल हैव कम बिफोर इट गेट्स डार्क। इसके साथ ही दोस्तों ये 20 क्वेश्चन था जिसे आप बनाए। आप इससे असेसमेंट कर लीजिए अपने आप को कि आप टेस्ट में कितना जानते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो उसे फिर से देखिए, अपलोड किया हुआ वीडियो को फिर से देखिए और उसे समझिए। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दोस्तों आगे की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जो टेंस के आधार पर कॉमन एरर होगा, उसे आपको सॉल्व करना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।